तो स्वागत है आपका एनसी नॉलेज फॉर ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये क्लास 6th की बुक से लिया गया है, हमारे अतीत भाग 1 चैप्टर 2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आखेट खाद्य संग्रह। आखेट का मतलब होता है शिकारी। क्या मतलब होता है आखेट का? शिकारी मतलब होता है। और खाद्य मतलब खाने से है, और संग्राहक उनको इकट्ठा करना, और भोजन उत्पादन यानी वह किस तरह धीरे धीरे इस चरण तक पहुंच गए कि वह खुद ही भोजन का उत्पादन करने लगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घुमा करते थे? तो जैसे कि आप देख सकते हैं आरंभिक मानव लगभग 20 साल पहले अस्तित्व में आए। कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले अस्तित्व में। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। हम उन्हें के नाम से जानते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, संग्राहक के नाम से जानते हैं। उन्हें इस नाम से भोजन इकट्ठा करने की विधि की वजह से जाना जाता है। उनको ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि वह इस तरीके से भोजन इकट्ठा करते हैं जिसकी वजह से उनका नाम आखेटक पड़ा। आरंभिक मानव खाने में क्या क्या इकट्ठा किया करते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ा करते थे, फल फूलों, दाने, पौधे, पत्तियाँ इकट्ठा किया करते थे। आरंभिक मानव किन कारणों से एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे? निम्नलिखित कारण है। पहला है भोजन की तलाश में। आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। इसका कारण यह है कि एक ही जगह ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। इसका दूसरा कारण है जानवरों को शिकार करने के लिए। जानवरों के शिकार के लिए जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोगों को भी इनके पीछे जाना पड़ता था। इसका तीसरा कारण है उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमना पड़ता था। अलग अलग मौसम में आते, इसलिए लोग उनकी तलाश में इधर उधर जाया करते थे। चौथा कारण है सूखे मौसम में पानी की तलाश में। पानी झीलें, झरनों तथा नदियों को ही मिलता है, यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद में ही मिलता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो मतलब इससे हमारा मतलब है कि हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर पाते हैं। मतलब हमें ऐसे क्या सोर्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आरंभिक मानव कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। आरंभिक मानव द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं से कैसे पता चलता है? आरंभिक मानव द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं से। उन्होंने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर एक पिक्चर दिया है जिसमें पत्थर के औजार दिखाए गए हैं। ये इन पत्थरों का औजार पेड़ों की छालों को काटने के लिए, जानवरों का मांस उखाड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नज़ारों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये नज़ारों नहीं, ये औजारों है, गलती से मिस्टेक हो गई। इन औजारों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? इन औजारों को निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। पहला है फल फूल काटने के लिए, दूसरा हड्डी और मांस काटने के लिए, तीसरा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए, चौथा भाले और बाण जैसे हथियार बनाने के लिए। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है और यहाँ आरंभिक मानव क्यों रहते थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका चलो ये जवाब देखते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। यहाँ गुफाएं व खंडर मिले हैं।
लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें, देखिए भीमबेटका यहाँ पर है, ये रहा भीमबेटका ये रहा मध्य प्रदेश। वो यहाँ इसलिए रहते थे कि बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। यहाँ गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। भीमबेटका आधुनिक एमपी में। तो चलिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ बातों को जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी टंडा। और मध्य प्रदेश में ही अभी जीवन शक्ति पहल शुरू की गई है, जिसके तहत वहाँ के लोगों को त्रिकुट जोड़ नाम की चूर्ण दिया जाएगा, जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर ठीक की जा सके। और मध्य प्रदेश में ही जीवित अमृत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रति मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे। और मध्य प्रदेश पुलिस ने ही FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। और मध्य प्रदेश में ही संकल्प योजना भी शुरू की गई है। पुरास्थल क्या होते हैं, क्या अर्थ है या क्या होते हैं पुरास्थल से आप आराम से याद रख सकते हैं। पुरास्थल को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है पुरा प्लस स्थल, यानी पुराने स्थल। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते। अवशेष यानी ऐसी चीज़ें जो पुराने समय में बची रह गई। आरंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आरंभिक काल के बारे में पूछा गया है कि उसको किस नाम से जाना जाता है। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। यह 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन, जैसे मैंने आपको बताया था, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह 20 लाख साल से लेके 12,000 साल पहले का माना जाता है। यह 3 भागों में विभाजित है। पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य एवं तीसरा है उत्तर पाषाण काल। ज़्यादातर 99% घटनाएं इसी काल की है। मेसोलिथ मध्य प्रदेश युग कहते हैं, इसे ही मेसोलिथ मध्य प्रदेश मध्य पाषाण युग कहते हैं। नव पाषाण काल 10,000 साल पहले से शुरू हुआ है। देखिए धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आया, घास के मैदान उगने लगे। जलवायु बदलने से क्या बदलाव आए, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं जलवायु का बदलना दिखाया गया है। जलवायु बदलना यानी मौसम में उतार चढ़ाव, टेम्परेचर में बदलने से क्या बदलाव आए। इससे घास के मैदानों का निर्माण हुआ, जिससे जानवरों की नई प्रजातियों का जन्म हुआ, जैसे भेड़, बकरी, सुअर और कई जंगली जानवरों का विकास हुआ। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है खेती से जुड़ा है कृषक, पशुपालन से जुड़ा है पशुपालक। तो मौसम में बदलाव आने से गेहूं और जौ और धान जैसी फसलें अपने आप उगने लगी, जिसको आरंभिक मानवों ने बटोरना शुरू कर दिया। बटोरना मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे उनको खेती भी सीख गए। अनाज पैदा करना सीखने के बाद वह धीरे धीरे कृषक बन गए। पशुपालक घरों के पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया गया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे इसी तरह लोग बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, जिससे वह पशुपालक बन गए। इसको ही बसने की प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने कृषि स्टार्ट करी और जानवरों को पालना शुरू किया, तो उनको एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। आधुनिक मानव लंबे समय तक एक स्थान पर क्यों ठहरने लगे? तो इसके जैसे कि आप देख सकते खेती, अभी मैंने आपको बताया खेती और पशुपालन के कारण, क्योंकि खेती एक लंबी प्रक्रिया है। खेती को शुरू करने के लिए
किसानों को एक लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता है। पशुपालन में पशुओं का ध्यान रखने के लिए उनको एक ही जगह पर लंबे समय तक ठहरना पड़ता था। इसको ही बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या प्रक्रिया? बसने की प्रक्रिया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है। क्या है? खाद्य भंडार। खाद्य मतलब खाने योग्य है। कैसे? जानवर की संख्या बढ़ती रहती है। कैसे बढ़ती है? जानवर प्रजनन कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं तथा उससे हमें दूध प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलते हैं। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के भंडार यानी भोजन को इकट्ठा मतलब भंडार लगाने का एक तरीका है। हमें आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कैसे पता चलता है? हमें आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में तो पुरातत्वविदों यानी यहाँ लिखा है पुरातत्वविद उनको कहते हैं जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, अतीत में मिली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। कृषि और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। किससे साक्ष्य मिले? कृषि करने और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पश्चिम उत्तर क्षेत्र में है, जिसे आज आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए, और कृषक तथा पशुपालक की बस्तियों के अवशेष मिले हैं तथा जानवरों की हड्डियां भी मिली है, जिससे पता चलता है कि वह जानवरों को पालते थे। हमें आधुनिक मानव के स्थायी जीवन का पता कैसे चलता है? स्थायी जीवन मतलब एक जगह पर स्थिर रहना। पुरातत्वविदों को पुरास्थल मैंने आपको बताया था प्राचीन स्थल जहाँ से पुरानी वस्तुएं प्राप्त होती है, पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है, जहाँ के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इन्हें गर्तवास कहा जाता था क्योंकि ये गड्ढे में बनाए गए घर होते थे जमीन के अंदर। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्व को झोपड़ी के अंदर बाहर आग के अवशेष भी मिले हैं। क्या मिले हैं? आग के अवशेष। आग के अवशेष से पता चलता है कि वह एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे और सर्दी और ठंड के मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर रहा करते थे। इसमें नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है। प्राचीन युग में प्राचीन समय में लोगों की जीवन को लेकर क्या सोच थी, तो चलिए पता करते हैं। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। क्या सोच थी? कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ एक स्थान है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया हो। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसमें बकरी का चित्र दिया गया है और इसमें इधर किसी को दफनाया गया है। देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं मेहरगढ़। ये रहा भीमबेटका, यह है भीमबेटका गंगा नदी। ये रहा मेहरगढ़ जो कहाँ पर है? कौलदीवा के पास। और ये कहाँ किस इलाके में पड़ता है? मध्य प्रदेश की साइड।